अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KST लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम के मिड टर्म सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मिड टर्म में हमारे पास जो लेक्चर हैं वो है लेक्चर 1 टू लेक्चर 18-19, जो कि हमारे पास मर्ज लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिड टर्म सिलेबस के लिहाज से हमारे पास किस लेक्चर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करने में हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है, इसमें हमारे पास टॉपिक कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो टॉपिक्स हैं जो कि हम जब से हमने कंप्यूटर स्टार्ट की है हम यही डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ इस लेक्चर में अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो बोथ व्यू से हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, आपने सिर्फ हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड यूज़र को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए देख लेना है और समझ लेना है। और ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जो हमारे पास हर BS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पता है। इसके बाद हमारे पास ये जो कंटेंट्स हैं ये बस पढ़ने के लिए आपके लिए। और इसके बाद हमारे पास इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेफिनेशन हमारे पास दी गई है फ्रॉम बोथ व्यूज़, जिसमें हमारे पास टॉप डाउन व्यू है एंड सेकंड बॉटम अप व्यू है। ये ऐसे व्यूज़ हैं, इनमें से डेफिनेशंस आ जाती होती हैं और इसमें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है। बहुत टाइम पूछा जा चुका है हमारे पास मिड टर्म या फाइनल टर्म या CS 604 के प्रैक्टिकल का जो पेपर था, तो बहुत बार पूछा जा चुका है। इस लेक्चर में आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन फ्रॉम बोथ व्यूज़, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से आपका 1 या 2 MCQs जो है आपके पेपर में लाजमी आते हैं। आगे हमारे पास लेक्चर 2 है, मिड टर्म के सिलेबस के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ के पेपर्स में नहीं आते, लेकिन आपने इसे बहुत अच्छे से करना है। जिसमें हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। सिंगल यूज़र सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही आ रही होती हैं जैसे आपकी एक डेफिनेशन दी जाती है। लाइक हमारे पास सिंगल यूज़र सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। बैच सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड थे, ऐसी हमारे पास अक्सर डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो आपने सिंगल यूज़र सिस्टम को जस्ट एज डेफिनेशन करना है, ये है भी छोटा सा टॉपिक। उसके अलावा बैच सिस्टम के कंपोनेंट जो है हमारे पास, लाइक ऑपरेटर आ गया हमारे पास, और भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं ये आगे। और जब आप ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं ना, लाइक सिंगल यूज़र सिस्टम, बैच है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और भी हैं, तो आपने क्या करना है, हमारे पास ये जो एग्जांपल्स दी जाती हैं ना इन ऑपरेटिंग सिस्टम की, लाइक इसके पास हमारे पास डॉस है, विंडो, मैक OS है, आपने इन्हें बहुत ध्यान से करना है। ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और बाकी इस लेक्चर को आपने सिर्फ डेफिनेशन के लिहाज से ही प्रिपेयर करना है। हमारे पास मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है, खासे इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हमारे पास, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है, मोर देन 1 जो है प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होना, ठीक है। आगे ये कुछ वही सारी जो है हमारे पास टाइप्स बता दी गई हैं, तो आपने इन्हें करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस है ना हमारे पास इस लेक्चर में रियल टाइम सिस्टम में, वो क्या है, हार्ड रियल सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल सिस्टम। अक्सर इसका डिफरेंस पेपर में पूछा जा सकता है, बट नॉट 100% श्योरिटी, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर्स में आ जाता है, कुछ के पेपर्स में नहीं आता, क्योंकि हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे से चेंज होता है। तो आपने लेक्चर 1 को इतना खासा ध्यान नहीं देना जितना लेक्चर 2 को देना है, और 2 को भी इतना ज़्यादा नहीं देना जितना हमारा इन फ्यूचर्स जो लेक्चर्स आएंगे उनको देना है, ठीक है। आपने इसको बस एज अ डेफिनेशन करना है, ज़्यादा रखने की इसमें कोई चीज़ नहीं है। इंटरप्ट की डेफिनेशन कर लें, जस्ट 1 लाइन की है। ट्रैप की डेफिनेशन कर लें, सिग्नल की कर लें। अक्सर इन तीनों में से हमारे पास किसी 2 का डिफरेंस आ जाता होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQs है सिग्नल के लिहाज से, कि अगर किसी प्रोसेस को स्टॉप करना होता है तो कौन सा इवेंट होता है, हम उस टाइम पे क्या करते हैं, Ctrl+C की प्रेस कर देते हैं, जो क्या करता है हमारे पास उसको स्टॉप कर देता है। ड्यूअल मोड ऑपरेशन है, बस पढ़ लें, डेफिनेशन कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। IO प्रोटेक्शन, ये बस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए गए हैं हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है मेमोरी प्रोटेक्शन। और मेमोरी प्रोटेक्शन में हमारे पास 2 डिफरेंस हैं, बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपने इसको ध्यान से करना है। इसके इन मैनी केसेस कंडीशन पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। और इसमें ये जो टाइप्स आपको अक्सर दी गई होती हैं कि कौन सा विंडो किसको क्या सपोर्ट कर रहा है, लाइक डोस किसको सपोर्ट कर रहा है, सिंगल यूज़र को, मल्टी यूज़र को, इनको हमने MCQs के लिए बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको भी आप
कवर करें सिंपल एज अ डेफिनेशन, ठीक है, लाइक एक कॉन्सेप्ट के लिए। सीपीयू प्रोटेक्शन सिंपली एडवांटेज है, और ये टॉपिक जो है आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें देखा ना टाइमर लगा हुआ आता है, हर एक प्रोसेस के लिए टाइम होता है, टाइम स्लाइसिस होते हैं। तो आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि टाइम स्लाइसिस क्या होते हैं, कितने मिली सेकेंड्स में कवर किए जाते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। या इस पे बेस्ड आपको जो है कोई एक सिनेरियो दे दिया जाता है और आपने बताना होता है कि एक प्रोसेस कितने टाइम में रन करेगा, फिर दूसरे का टाइम स्टार्ट कहाँ से होगा एंड कहाँ पे होगा। इसमें ये है कि अगर एक प्रोसेस 0 टाइम से है, वो 2 सेकंड्स लेता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस 2 सेकंड से 4 तक लेगा, ठीक है। सिर्फ यही बेसिक जनरल से क्वेश्चन हैं। आगे हमारे पास जो है OS कंपोनेंट्स, इस सारे टॉपिक को आपने स्किप कर देना, ठीक है, लाइक मेमोरी प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इन सब को आपने स्किप कर देना है, इनमें से कोई टॉपिक नहीं करना। सिर्फ नेटवर्किंग की डेफिनेशन इतनी कॉमन है, बस पढ़ लें। और इसमें है कमांड लाइन इंटरप्टर हमारे पास शेल्स, ठीक है, इसकी भी सिर्फ डेफिनेशन ही आपने कवर करनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये आपने बस जो है इनके नेम देख लेने हैं। और सर्विसेज हमें पहले ही पता है, जब एक हेडिंग दे दी जाती है तो आगे उसको हमारे पास करना आसान हो जाता है, लाइक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आई ऑपरेशन, सिर्फ इसके नेम करने हैं, आपने डिटेल में नहीं जाना। आगे हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है कर्नल का, ठीक है। कर्नल की बहुत बार डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, कर्नल क्या होता है, ठीक है। और कर्नल जो है रैम में फिट आता है नहीं आता, सारी इसकी डिटेल्स, कितनी गीगाबाइट्स लेते हैं, ये सारी डिटेल। अब हमारे यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू होने वाले हैं। पीछे जो हमने पढ़ा वो सारे हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, ठीक है। सिस्टम कॉल हमारे पास पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने नीचे जो आपको एक्स्ट्रा ये दिए हुए ना, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी सिस्टम कॉल की अपनी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक आप अगर चाहें तो इन सबको स्किप भी कर सकते हैं। सिमेंटिक्स ऑफ सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन पढ़ लें, पेपर में नहीं आता, बहुत कम आता है। ट्रैप्स हमारे पास क्या होते हैं, बस डेफिनेशन कर लें। आगे हमारे पास टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो स्ट्रक्चर हैं, इनमें से अक्सर जो है बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपने फिर भी एक कॉन्सेप्ट के लिए कर लेना है। इसकी डेफिनेशन ही भले ही कर लें एक लाइन की, कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर, इसका क्या मीनिंग है और ये क्या टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। लाइक हमारे पास सिंपल न्यूमोनिक जो है स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है, लेयर्ड अप्रोच हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर नंबर 4 हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बताया कि लेक्चर 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट है। लेयर्ड अप्रोच इंपॉर्टेंट है, कर लें। लेयर्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की है, कौन सी हार्डवेयर की है, कौन सी यूज़र की है, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। और इस तरह के जो MCQs है ना, कि इसका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट। अब माइक्रो कर्नल है, इसको भी अच्छे से आपने कवर करना है। इसके अलावा हमारे पास वर्चुअल मशीन्स हैं, इतनी कॉमन डेफिनेशन है इतनी इसकी, और हम इतनी बारी से अब पढ़ चुके हैं जब तक हमने मिड का सिलेबस कवर किया है, तो इसको आपको रटने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इसको एक बार रीड करें, आपके जहन में सारी डिटेल आ जाएगी। इससे जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, आपने ये जो डेफिनेशंस अक्सर आपको दी जाती हैं ना, ये बोल्ड लेटर्स में, लाइक जावा, वर्चुअल मशीन, इसको कर लें। VMware जो है वो हमारे पास क्या होता है, वर्चुअल मशीन का जो है एक हमारे पास वर्जन है VMware, जैसे हम यूज़ करते हैं ना वर्चुअल मशीन, जो हमारे पास कौन सी है, ओरेकल की, ठीक है। इस तरह ये भी है एक, तो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं हमारे पास। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अक्सर जो है इससे रिलेटेड MCQs आ जाता है, लाइक मैकेनिज्म का जो है MCQs आ गया, या पॉलिसी की डेफिनेशन दी होती है और नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं कि बताएं ये मैकेनिज्म है, पॉलिसी है, गोल है, या कुछ और है, ठीक है। तो MCQs के लिहाज से कर लें। इम्प्लीमेंटेशन भी जस्ट फॉर MCQs। और अब हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन शुरू हो गया है किसका, हमारे पास लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें ये जो पैराग्राफ है आपका, जो मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आपने कंप्लीटली कवर करना है, ठीक है। आगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स हमारे पास जो पेपर्स में आ जाती हैं। हमने अब तक जितनी भी
कमांड्स कवर की हैं आपने मीट के सिलेबस में, आपने इनको पूरे ध्यान से करके इनकी प्रिपरेशन जाना है पेपर के लिए, ठीक है। लाइक रूट डायरेक्टरी हमारे पास क्या होती है, बिन की जो है हमारे पास कमांड क्या करती है, इनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ के पेपर देने जाना है, क्योंकि आपके मीट के सिलेबस में मोस्टली हमने कमांड्स ही परफॉर्म की हैं और इतनी ज़्यादा हमने कमांड्स परफॉर्म की नहीं है, जस्ट एक लाइन की कमांड होती है आपकी, ठीक है। तो आपको अक्सर वो पेपर में कमांड परफॉर्म करने के लिए देते थे। मुझे जब याद है कि मेरा जब CS 604 का पेपर हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हम वर्चुअल मशीन में यूबोंटो कैसे ओपन करते हैं, उसके स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। लाइक ये क्या था, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। इस तरह आपकी कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाती है। एक मेरा क्वेश्चन आया था कि हमने डायरेक्टरी क्रिएट करनी थी, उन्होंने एक स्पेसिफिक सा नेम दिया था और मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करनी थी। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम CD की कमांड यूज़ करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी कमांड्स अच्छे से कवर करें, ओवरऑल एक लाइन की ही इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा ये लेक्चर हमारे पास कमांड्स के लिहाज से खासा इंपॉर्टेंट है। लाइक हम क्या करते हैं, डिस्प्ले हमारे पास अगर पूरी लिस्टिंग शो करनी है, हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, कौन कौन से हमारे पास अभी जो हैं वो रूट डायरेक्टरी पे हैं, मेन डायरेक्टरी पे हैं, उनके लिए हम LS यूज़ करते हैं। उसके अलावा LSA हमारे पास क्या करता है, LSA बेसिकली हमारे पास जो हिडन फाइल्स होती है ना उनको भी शो करवा देता है, ठीक है। और LS-L जो है कंप्लीट लॉन्ग लास्ट जो है ना लिस्टिंग हमारे पास शो कर देता है कि उसके ऑथर का क्या नेम है, कब क्रिएट की गई, किस डेट को, किस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्रिएटिंग डायरेक्टरीज, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छे से आपने इसे कवर करना है। रिमूव डायरेक्टरीज चेंज करने के लिए, पाथ नेम शो करने के लिए, कॉपी फाइल्स को कॉपी करने के लिए। अच्छा, ये जो फाइल्स को कॉपी करने के लिए आपकी कमांड है ना CP फाइल 1 फाइल 2, ठीक है। ये अक्सर MCQs में पूछी जाती है। और कैसे होता है, शफलिंग होती है। लाइक किसी में फाइल 1 पहले आ गया है और CP बाद में चला गया, किसी में फाइल 2 पहले आ गया, फाइल 1 पहले चला गया। तो आपने ध्यान से पढ़ के फिर ही उसका जो है आंसर लगाना है, ठीक है। फाइल्स को मूव्स कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है RM और RMDIR में। RMDIR फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टरीज एंड RM फॉर द रिमूवल ऑफ फाइल्स। इसके अलावा प्रोग्राम को जो है हमारे पास रन कैसे किया जाता है, ये भी हमारे पास कमांड जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है हमने, इतनी ज़्यादा इवन कि अपनी असाइनमेंट में भी, ठीक है। तो अब तो आपको इजी समझ आ गई होगी। यहाँ पे कमांड थोड़ी तोड़ फोड़ के लिखी है, लेकिन हमने अपनी असाइनमेंट में जो देखी थी ना, GCC program.c-o output.out, अगर आपकी ये एग्जीक्यूशन वाली कमांड आती है तो आपने वहीं लिख के आनी है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट आ गया है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लें और ये डिफरेंस पेपर में आ जाता है, इसको खासा इंपॉर्टेंट है कवर करना है, ठीक है। प्रोसेसेस की स्टेट्स जो हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं पढ़ें, बस नेम इसके इंपॉर्टेंट हैं, न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी, टर्मिनेटेड, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमारे पास PCB जो है वो क्या होता है और इसके क्या क्या टास्क हैं, ठीक है। सिर्फ इनके टास्क के नेम करें और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की डेफिनेशन करें। इसके अलावा हमारे पास जो है प्रोसेस स्केजुलिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केजुलर क्या टास्क परफॉर्म करता है, हमारे पास डिस्पैचर जो है वो क्या टास्क परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारे पास स्केजुलर जो है ये डिटेल है आगे इसकी, ठीक है। और स्केजुलर की कौन कौन सी टाइप्स हैं ये भी अक्सर में आ जाती हैं, स्केजुलर की कौन सी टाइप्स है और कौन सी टाइप कौन सा टास्क परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। ये आपने कर लेना, ठीक है। इसमें सिर्फ आप स्केजुलर की डेफिनेशन करें और इसकी टाइप्स क्या क्या टास्क परफॉर्म करी हैं, बस एक लाइन ये करें, ज़्यादा लंबा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वैपिंग, अच्छा ये स्वैप स्पेस जो है इसकी डेफिनेशन हमारे पास काफ़ी बार आई है इन MCQs, और शॉर्ट का तो मुझे नहीं पता लेकिन MCQs में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है विद MCQs। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने ये जो देखी है कमांड्स वाली, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इन्हें अच्छे से करने हैं। हमारे पास यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें एक हमारी कमांड्स परफॉर्म करने वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड हमारे पास लेक्चर 18 एंड 19 जो मर्ज है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। आगे लेक्चर नंबर जो है हमारे पास 6 आ गया, फोक सिस्टम कॉल। इसका कोड पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फोक सिस्टम कॉल का कोड इतना ज़्यादा इजी है सिर्फ प्रोसेस की क्रिएशन के लिए। लाइक इधर एक ब्लॉक बना हुआ होगा इसके कोड का, ठीक है।
ये, ठीक है। तो आपने इसे एक बार देख लेना है। सिर्फ क्या है, जिधर फोकस सिस्टम कॉल होगा उधर हमारे पास क्या होगा, एक चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। और सिर्फ इसमें कंडीशन चेक करनी है कि अगर हमारे पास स्पीड 0 है तो हमारा क्या मतलब है कि चाइल्ड क्रिएट हो गया। अगर हमारे पास स्पीड -1 है तो क्या है, हमारे पास चाइल्ड क्रिएट नहीं हो सका सक्सेसफुली। अब हम वापस चलते हैं क्योंकि हम काफ़ी नीचे आ गए हैं। प्रोसेस क्रिएशन को सिर्फ पढ़ लें। प्रोसेस क्रिएशन के नाम से ही जाहिर है कि क्या है, किसी प्रोसेस को क्रिएट करने को प्रोसेस क्रिएशन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, पूछी नहीं जाती पेपर में, लेकिन आप सिर्फ इसको पढ़ लें, एक आपके जो माइंड में है इसका कॉन्सेप्ट आ जाए कि ये क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट कमांड हमारे पास क्या करती है एग्जैक्ट एलपी, और उसके बाद हमारे पास कौन सी है एग्जिट की कमांड हमारे पास क्या आती है, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यू आता है कि प्रोसेस टर्मिनेशन के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, तो इसके लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो एग्जिट की कमांड है, ठीक है। और प्रोसेस क्रिएशन के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है बेसिकली वो है फोक की। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एमसीक्यूज के लिए भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फोक सिस्टम कॉल जो है इसका कॉन्सेप्ट, इसका टॉपिक ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं अक्सर पूछी जाती हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन कि हमारे पास फोर्क सिस्टम कॉल में पेरेंट और चाइल्ड में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या चीज़ वो शेयर कर रही होती हैं और क्या चीज़ ऐसी हैं जो वो शेयर नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसकी कोई 3-4 पॉइंट्स आप याद कर लें जो आप शॉर्ट में लिख सकें। आगे लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास वेट सिस्टम कॉल। इसका कोड भी सेम एज फोक सिस्टम कॉल है, बस 2 लाइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो वेट सिस्टम कॉल की सिर्फ डेफिनेशन करें और इसका कोड करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एग्जैक्ट एलपी, इसकी भी सिर्फ 1 लाइन की आप डेफिनेशन करें और इसका कोड करें। ये वो कॉन्सेप्ट है जो लॉन्ग के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेटिंग प्रोसेसेस छोड़ दें, सिर्फ पढ़ लें और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास विद कॉन्सेप्ट ऑफ कोड हमारे पास जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, उसके अलावा हमारे पास जो है इस विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर, लेकिन वो फाइनल के सिलेबस में है। तो मिड के लिहाज से हमारे पास जो कोड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोक सिस्टम कॉल, वेट, एग्जैक्ट एलपी और उसके बाद प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें अब कुछ इंक्लूडेड हो जाते हैं लाइक पाइप एफडी, उसके अलावा उनका कोड जो है वो इंपॉर्टेंट है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड के कोड, ठीक है। इसका कोड आपने ये नहीं करना क्योंकि ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसका कोड वो आपने करना है जो मैंने आपको इसके लेक्चर में समझाया था, ठीक है। लेक्चर 7 में जो मैंने आपको कोड करवाया था खुद से, आपने वो कोड करना है क्योंकि ये डिफिकल्ट कोड है और इसको समझने भी आपका काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप दोबारा लेक्चर नंबर 7 निकालें और वो कोड देखें जो मैंने करवाया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको खुद से करें, परफॉर्म करें, ईजिली रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेसेस हमारे पास है। मैसेज पासिंग सिस्टम सिर्फ पढ़ लें और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनका डिफरेंस आता है। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इनका डिफरेंस आता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट, ठीक है। उसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास बफरिंग, ब्लॉकिंग है, नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट, इनका भी डिफरेंस आता है, ठीक है। फ्रॉम द सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ये टॉपिक शॉर्ट के लिहाज से है, ठीक है। बफरिंग को सिर्फ पढ़ लें क्योंकि हमारे पास ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि जीरो कैपेसिटी क्या है, बफर की कैपेसिटी 0 है, बाउंडेड कैपेसिटी क्या है, उसकी फाइनाइट लिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है, और अनबाउंडेड अनलिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये आईपीसी टूल, ये वो टॉपिक्स हैं जो मिड के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे मेरी भी बहुत जान जाती थी जब मैं इसको टॉपिक पढ़ती थी। ये कमांड सिर्फ पढ़ लें, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कोड्स में ही यूज़ होंगी, ठीक है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के लिए आप क्लियर करें, बाकी इसको सबको छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया, फॉर लॉन्ग पाइप्स, ठीक है। आपने क्या करना है, पाइप्स की डेफिनेशन करनी है, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ माइंड में क्लियर करना है और इसका कोड कर लेना है, ठीक है। बाकी आपको इतना लंबा पैराग्राफ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट लें, ठीक है। ये इसका कोड है, लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने वो करना है जो मैंने आपको लेक्चर में करवाया था, ठीक है। आप दोबारा वही लेक्चर निकालें पाइप वाला, और लेक्चर नंबर 8 था वो, ठीक है। आप उसको दोबारा देखें, उसका कोड आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। लाइक इधर मैंने राइट भी किया हुआ है, ये मोस्ट ईजी है एज कम्पेयर टू आपकी बुक में जो दिया हुआ है, ठीक है। आगे लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास, इसमें हमारे पास पाइप को पढ़ाया गया, नेम्ड पाइप, ठीक है, फाइफो भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसको भी आपने कोड से कवर करने लें। BST सिर्फ इसकी डेफिनेशन है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपन सिस्टम कॉल हमारे पास क्या करती है, फाइल की ओपन के लिए, सिर्फ इसे पढ़ने।
ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक्स जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये जो है हमारे पास कि ओपन सिस्टम कॉल जो है वो कब फेल हो जाती है। ठीक है, सिर्फ पढ़ लें, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब रीड सिस्टम कॉल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट भी नहीं है, सिर्फ आपको इसके कमांड लिखनी आनी चाहिए, रीड और आगे पैरेंथेसिस। क्लोज की कमांड भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कर्नल मैपिंग और फाइल डिस्क्रिप्टर। ठीक है, सिर्फ पढ़ लें। आगे हमारे पास है स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास कौन से 3 डिस्क्रिप्टर्स हैं? स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, कर लें शॉर्ट के लिहाज से, अक्सर शॉर्ट में आ जाते हैं और मोस्ट केसेस में नहीं भी आते, तो आप बस एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करें कि फाइल डिस्क्रिप्टर्स हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, और 0 से ये स्टार्ट होते हैं, 0 फॉर कीबोर्ड। ठीक है, इनपुट हम किससे देखते हैं, कौन सी डिवाइस से देते हैं? कीबोर्ड से। ठीक है, तो आपको ये आने चाहिए, बाकी ये पैराग्राफ छोड़ दें, सिर्फ पढ़ लें। पाइप सिस्टम कॉल आगे हमारे पास आ गई, ये वही पाइप का कोड जो हमारे पास खासा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने वही करना है जो मैंने आपको करवाया। ठीक है, फिर ये कमांड्स वो हैं जो हमारे पास पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। आपके बुक में जितना भी कोड है, जितना भी कमांड्स हैं, आपने इन्हें कवर करना है। कमांड्स हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोड वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे पास लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके मिड के पेपर में इतना कोड आता नहीं है, लेकिन मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये वाली आपने जो है कमांड काफ़ी अच्छे से कवर करनी है। ETC की कमांड हमारे पास क्या करती है, GRAP की कमांड हमारे पास क्या करती है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर उधर कोई कॉन्सेप्ट आ गया ना कि आपने एक फाइल उन्होंने दिया और आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड उसमें से फाइंड करना है, तो आप कौन सी कमांड से उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको ये कमांड लिखनी आनी चाहिए इसकी। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है, सिर्फ इनपुट रीडायरेक्शन ये वाली कमांड्स एंड आउटपुट रीडायरेक्शन ये वाली कमांड्स, और उसके बाद हमारे पास एरर रीडायरेक्शन की ये वाली कमांड। ठीक है, आपने ये कवर करनी है, और ये कमांड आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, इस वजह से आप लेक्चर वीडियो को दोबारा ओपन करें, लेक्चर नंबर 10 उसको दोबारा ओपन करें, उसमें ये कमांड देखें कि मैंने कैसे परफॉर्म किया है। मैंने प्रॉपर वॉन्टो में जाके आपको परफॉर्म करके दिखाई है। ठीक है, बाकी सारा कुछ इधर तक छोड़ दें। ठीक है, अब ये वही कोड जो हमने कई बार किया हुआ है। आगे क्लाइंट सर्वर मॉडल है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल हमें पता है क्या होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, जिसमें है हमारे पास 501 और टी की कमांड हमारे पास क्या करती है। टी कमांड इज यूज्ड टू डिवाइड द आउटपुट इन पार्ट्स। ठीक है, टी की कमांड देख लेनी है आपने। उसके अलावा कैट की कमांड हमारे पास क्या करती है, कैट की कमांड को हमने इतना ज़्यादा अब डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा मैन मीन्स मैनुअल्स। ठीक है, उसके अलावा WC वर्ड काउंट। ठीक है, और -L मतलब लाइन काउंट्स। ठीक है, यूज ऑफ 5 सिर्फ पढ़ लें, सारा पैराग्राफ या आपने सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये कोड आपने अच्छे से करना है। ठीक है, ये कोड मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने ये कोड कभी भी नहीं लिखना अगर आपके पेपर में सिंपल पाइप क्रिएशन का कोड आ गया। आपने वही कोड करना है जो मैंने लेक्चर 7-8 में बताया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी कोई रीडिंग राइटिंग पर्पज़ के लिहाज से कुछ ज़्यादा आ रहा है ना आपकी डिटेल में, तो आप इसको यूज़ कर लें। ठीक है, लाइक आप अगर इसकी हेडिंग देख लें, दी कोड ऑफ द सर्वर एट द क्लाइंट, अगर क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिहाज से हमारे पास पाइप का कोड पूछा जा रहा है तभी आपने ये करना है। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल पाइप क्रिएशन 5 क्रिएशन का कोड आ रहा है तो आपने वही करना है जो मैंने सिंपलिसिटी के लिए लेक्चर 7, 8 एंड 10 में करवाया। ठीक है, सॉरी लेक्चर 7, 8 एंड 9 में करवाया। ये कोड जो है आप छोड़ दें। फिर हमारे पास ये जो कमांड्स हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि एम्परसेंड का हमारे पास सिंबल क्या करता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पास ऐसी लाइन ऑफ कोड दी होती है और इसमें बताया होता है एम्परसेंड सिंबल। बेसिकली क्या कर रहा है वो, उसको बैकग्राउंड के लिए या सस्पेंड करने नहीं हो रहा। ठीक है, यानी सर्वर को वो सस्पेंड नहीं कर रहा, उसे बैकग्राउंड में रन नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो एम्परसेंड क्या करेगा, साथ साथ सर्वर को एंड साथ साथ क्लाइंट को एट द सेम टाइम रन करने के लिए अलाउ कर देगा विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंड। PS की कमांड क्या करती है, आगे इसकी जो है सब कमांड्स कौन सी हैं बस इसको एक बार देख लें आप। टॉप की कमांड हमारे पास क्या करती है, सिर्फ इसे भी देख लें शॉर्ट के लिहाज से, MCQs के लिहाज से। ठीक है,
प्रोसेस मैनेजमेंट कमांड्स, ये कमांड्स आपने अच्छे से करनी है। लाइक प्रोसेस को फॉरग्राउंड पे ले जाने के लिए कौन सी कमांड, बैकग्राउंड पे ले जाने के लिए कौन सी कमांड, ठीक है। ये वो कमांड्स हैं जो आपने शॉर्ट के लिहाज से करनी है। डिस्प्लेइंग स्टेटस ऑफ जॉब, सस्पेंडिंग अ प्रोसेस, ठीक है, ये सारी वो कमांड्स हैं जो आपने शॉर्ट के लिहाज से करनी है। टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस, इस चैप्टर में आप यहाँ तक सिर्फ ये कमांड्स ही करें और इतना लंबा पैराग्राफ या कोई डेफिनेशन एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक हमें पता है ना कि एफजी की कमांड क्या करिए, प्रोसेस को बैकग्राउंड से फॉरग्राउंड पे लाने के लिए यूज़ हो रही है, तो आप ये लाइन खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। थ्रेड कॉन्सेप्ट्स, थ्रेड का जो टॉपिक है मुझे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिड के लिहाज से। मेरा कोड आया था थ्रेड वाले पेपर में और तब मुझे थ्रेड का कोड नहीं था और आया था एक थ्रेड क्रिएशन का और एक मेरा क्वेश्चन आया था थ्रेड का कोड दिया हुआ था और उसमें से एरर फाइंड करने थे, ठीक है। तो मुझे ना तो उसमें एरर फाइंड करना आता था तब और ना थ्रेड क्रिएशन आता था, ठीक है। तो आपने ये जो है इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना है ताकि आपका हाल मेरे वाला ना हो। इसके एडवांटेजेस की सिर्फ हेडिंग्स देख लें। ये जो है सिर्फ थ्रेड्स वाला पैराग्राफ आप ऊपर वाला इतना कवर कर लें, इसकी डेफिनेशन इतने, ठीक है, LWP तक। बाकी सारा आप पढ़ लें इसका और ये 2 लाइन जो हैं ये भी आपने ध्यान से करनी है, ठीक है। बाकी सारा आपने सिर्फ सिंपली पढ़ लेना है। इसके अलावा एडवांटेजेस में सिर्फ इसकी हेडिंग्स आपने देखनी है और डिसएडवांटेजेस में भी सिर्फ हेडिंग्स, ठीक है। आगे है हमारे पास लेक्चर नंबर 13, यूजर एंड कर्नल थ्रेड्स। दोनों का डिफरेंस आ जाता है, बहुत बार आता है। और ये जो इसकी आगे हैं टाइप्स के, इसमें कौन सा जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर, कौन सी विंडो यूज़ हो रही है, ये MCQs के लिहाज से आपने करना है, ठीक है। अब मल्टी थ्रेडिंग मॉडल में से अक्सर होता है काफ़ी बच्चों का शॉर्ट क्वेश्चन में एक आ जाता है, मैनी टू वन आ गया, वन टू मैनी आ गया, मैनी टू मैनी आ गया, ठीक है। तो कवर कर लें सिर्फ इसकी डेफिनेशन एक लाइन की, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है। सोलरीज थ्रेड मॉडल बिल्कुल फजूल टॉपिक है, इसका कोई आपके मिड से ताल्लुक़ नहीं है, आता नहीं है, पढ़ लें बस। POSIX भी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास वो कोड शुरू हो गया जिससे मैं बहुत डरती थी, लाइक क्रिएशन ऑफ थ्रेड, ठीक है। ये आपने कोड बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है और ये मैंने कोड आपको वैसे भी स्टेप बाय स्टेप करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लेक्चर ओपन करें और उस कोड को दोबारा देखें, ठीक है। क्रिएटिंग थ्रेड का टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी लॉन्ग, ठीक है। आपने इसका कोड बहुत ध्यान से करना है और ये सारी कमांड्स भी काफ़ी ध्यान से परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये वाला कोड है थ्रेड का, ठीक है। और थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सी कमांड्स यूज होती हैं, -L p थ्रेड, ठीक है, -D रीट्रेंड, ठीक है, रीट्रेंड, -L p थ्रेड, -D रीट्रेंड, ठीक है। आपने ये कमांड जो है याद कर लेनी है। ये आप ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें ये जो कोड दिया हुआ है सेकंड वाला, इसे स्किप कर सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वाला, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा थ्रेड का जो है कोड लिखा हुआ भी है। तो अगर आपको सिंपल थ्रेड के लिए कोड दिया जाता है, क्रिएशन ऑफ थ्रेड के लिए, तो आप ये वाला कोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप इसकी लेक्चर सीरीज ओपन करें एंड इस वीडियो को देखें। लेक्चर नंबर 14 जो है हमारे पास लाइफ ऑफ प्रोसेसेस, CPU बस्ट, IO बस्ट, बस पढ़ लें, इम्पोर्टेंट नहीं है। CPU स्केजुलर हम पहले ही कवर कर चुके हैं, डिस्पैचर जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने इनकी डेफिनेशन काफ़ी ध्यान से करनी है, स्केजुलर एंड डिस्पैचर की। प्रीएम्पशन क्या होता है हमारे पास, नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, तभी मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन डिफरेंस नहीं आता, ना ही डेफिनेशन आती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर इन केस आपकी डेफिनेशन आ जाती है या कॉन्सेप्ट आ जाता है उससे रिलेटेड, तो आप इजीली कवर कर सकें। स्केजुलिंग क्राइटेरिया, ये डेफिनेशन वो हैं जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है, ठीक है। अब हमारे पास वो टॉपिक शुरू हो गए हैं जो हमारे पास ये जो है स्केजुलिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अक्सर एक जो है आपके पेपर में आ जाता होता है, ठीक है, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आ गया या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आ गया। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए हैं FCFS, SGF
और हमारे पास राउंड रॉबिन, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी वाला अक्सर केसेस में आ जाता है और बाकी हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आपने उन्हें कवर करना है ध्यान से। जो आपने करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस पर हमने डिटेल से वीडियो बनाई है, अगर आपको इसका नहीं पता तो आप उधर उससे देख सकते हैं, ठीक है। कन्वे इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन बस करनी है। शॉर्टेज जॉब स्केजुलिंग जो है हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए द मिड टर्म सिलेबस, तो इसको भी आपने वीडियो से देख के ध्यान से समझ के तभी करना है, ठीक है। ये वो है जो लाजमी आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। ये फार्मूला जो है एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये फार्मूला अगर आपको समझ नहीं आता और कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप फिर भी ये क्वेश्चन कर लेंगे। प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ प्रायोरिटी होती है, सिर्फ डेफिनेशन कर लें। और इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, स्टारवेशन, ठीक है, ये कर लें। और स्टारवेशन अक्सर एमसीक्यू जो मोस्ट कॉमन है ना हमारे पास आने वाला, कि स्टारवेशन का सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एजिंग होता है, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत बार पूछा जा चुका है आपका। डेफिनेशन दोनों की करें, स्टारवेशन की भी एंड एजिंग की भी, ठीक है। और प्रायोरिटी जब आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करेंगे या शॉर्टेज जॉब फर्स्ट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी स्केजुलिंग एल्गोरिथम कैसे करना है, ठीक है। तो आपको उसको समझने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट ऑप्टिमल्स बस पढ़ लें। आगे राउंड रॉबिन स्केजुलिंग हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस, हमने पीछे भी कोई लेक्चर देखा है, लेक्चर 3 या 4, जिसमें हमने टाइम स्लाइस, टाइम क्वांटम देखा है, ठीक है। तो ये राउंड रॉबिन उसी का ही कॉन्सेप्ट है, उसी का ही टॉपिक है, तो आपने इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। इसके टेबल कैसा बनाते हैं, इसमें हमारे पास टाइम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से आपने वीडियो देख के करना है, ठीक है। क्योंकि ये 3 वो एल्गोरिथम्स हैं जिनमें से एक आपके पेपर में आता है, चाहे शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग में। मोस्टली चांसेस हैं लॉन्ग में आए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। बाकी ये जितने भी स्केजुलिंग्स हैं सिर्फ इन्हें कॉन्सेप्ट के लिए कवर करें, इसको भी बस कॉन्सेप्ट के लिए ही देख लें। मल्टी लेवल फीडबैक स्केजुलिंग को आगे हमारे पास जो है इसे भी सिर्फ पढ़ लें, ये लेक्चर हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर फॉलो द प्रोसेसेस, ठीक है। तो आपने ये थ्रेशोल्ड प्रायोरिटी वाला जो फार्मूला है यूनिक्स में स्केजुलिंग एल्गोरिथम के लिए, ठीक है, प्रायोरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपने बस इस फार्मूले को याद करना है। और नाइस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इधर डिटेल से लिखा हुआ है हमारे पास। थ्रेशोल्ड प्रायोरिटी क्या होती है वो भी डिटेल से लिखा है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसको फिर भी डिटेल से कवर करवाया लेक्चर में। एल्गोरिथम इवैल्यूएशंस जो हैं, इसमें एनालिटिकल इवैल्यूएशन की जो 2 टाइप्स हैं हमारे पास, डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग एंड क्यू मॉडलिंग, अक्सर इनका शॉर्ट में कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। लाइक हमने अगर देखा हो ना अब हमारे कुछ पेपर्स में, तो हमें एक टेबल दिया होता है, हमने कॉलम्स मैच करनी होती हैं, तो इस लिहाज से अक्सर इसका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको अगर कंप्लीट पता होगा ना इसका डेफिनेशंस का, तभी आप मैच कर सकेंगे, ठीक है। तो इनको डेफिनेशन के लिहाज से कवर करें। ये कॉन्सेप्ट भी सिर्फ आपने डेफिनेशन और फार्मूला के लिहाज से कवर करना है। सिमुलेशन की बस एक लाइन की डेफिनेशन देखें, इम्प्लीमेंटेशन तो हमें वैसे ही पता है क्या होता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारे पास वो लेक्चर है जो हमारे पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपके 3 MCQs, एक लॉन्ग या एक शॉर्ट लाजमी आता है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में लाजमी आता है। अब मैं 100% स्टूडेंट्स का बता तो नहीं सकती, लेकिन 70% श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि 70% स्टूडेंट जो CS 604 का पेपर देंगे वो इसमें से उनका एक क्वेश्चन या 3 MCQs लाजमी आएंगे, ठीक है। तो आपने इसे बहुत ध्यान से कवर करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, एक तो ये प्रोड्यूसर स्केजुलर का कोड जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो है इधर ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। या हमारे पास कंडीशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट है, ठीक है। एजम्पशंस भी अक्सर आ जाती हैं लेकिन बहुत कम आती हैं। ये वो 2 एल्गोरिथम्स हैं जो मैंने आपको खास से ध्यान से करवाए हुए हैं, ठीक है। पेपर्स में आते नहीं है लेकिन आप लाजमी करके जाएं, क्योंकि अगर आपका आ जाता है तो आपको ये नहीं हो कि मैम ने नहीं था बताया तो हमने इस वजह से नहीं किया, आप लाजमी करें। और ये हैं भी इतने 5 मिनट में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा मिड टर्म का सिलेबस जो है कवर हो गया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म पेपर्स और बहुत अच्छे से पेपर दें, कंप्लीट तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।